नेपाल में सियासी भूचाल मच गया है। कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकाले गए हैं प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। प्रचंड गुट ने पार्टी से ओली को बाहर कर दिया है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। बहुत बड़ी खबर, शायद ही कभी ऐसा होता है जब सत्तारूढ़ पार्टी देश के प्रधानमंत्री को उस पार्टी से निकाल दे, लेकिन ऐसा हुआ है नेपाल में। ओली को कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। बड़ा झटका। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में पंकज दास, वरिष्ठ पत्रकार, काठमांडू से जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या हो गया ऐसा? ये तो बहुत ही रेयर चीज होती है, लेकिन ऐसा हो गया। काफी दिनों से हम देख रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी, लेकिन बात ऐसी क्या हुई कि प्रधानमंत्री को ही अपनी पार्टी से निकाल फेंका गया? ये पार्टी जो विभाजित हो गई है, उसके एक समूह ने प्रधानमंत्री को निकाला है, जो प्रचंड का समूह है, ओली समूह से अलग हो गया है। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंट गई है, हम सभी जानते हैं। तो एक धड़ा जो है प्रचंड, जिसका नेतृत्व प्रचंड कर रहे हैं, उनके समूह ने ओली को अब पार्टी से निकाल दिया है। ओली की अपनी अलग पार्टी है, उनकी अलग गुट चलता है, जिन्होंने सबसे पहले प्रचंड को अध्यक्ष पद से हटाया, फिर उनके और कई सारे नेताओं को हटा दिया था पहले। तो अब इसे बदले की कार्रवाई हम कह सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा कोई प्रधानमंत्री के पद पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को निकालने का क्रम जारी है। ओली ने भी कई सारे प्रदेश अध्यक्ष को उनके हटा दिया है, कई सारे और जो मेंबर थे उनको हटा दिया है, उनके प्रवक्ता को हटा दिया था, और अपने ढंग से वो नई पार्टी अपनी पार्टी में बना रहे। तो इसी तरह से बदले की कार्रवाई के लिए प्रचंड ने भी ओली को पार्टी से निकाल दिया है। बस ये बात है इसमें। पंकज, तो सत्तारूढ़ पार्टी विभाजित हो गई है, लेकिन क्या जो प्रचंड की जो गुट है, क्या वो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? सत्तारूढ़ पार्टी में जो नेता हैं, एमएलएज हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है? वो एमएलएज और वो नेता भी तो बाहर निकल सकते हैं, मंत्री भी तो बाहर निकल सकते हैं। देखिए, ओली ने सब पहले ही संसद विघटन करके सारे जो सांसदों का खेल है उसको समाप्ति कर दिया है। तो इसलिए अब प्रचंड का अपना एक गुट चल रहा है, ओली का अपना गुट चल रहा है। उससे प्रचंड के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा फर्क केपी ओली पर नहीं पड़ने वाला है। आज प्रचंड ने निकाला है, हो सकता है कल के मीटिंग में ओली अपने पार्टी से, उसी पार्टी से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अभी दोनों का जो है मुद्दा निर्वाचन आयोग में है, और निर्वाचन आयोग ने अभी तक किसी को मान्यता नहीं दिया है कि असली पार्टी कौन है। इस बात को लेकर यह बहस चल रहा है, पेच फंसा हुआ है। तो इसी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब निर्वाचन आयोग में परेड करवाया जाएगा उनके जो केंद्रीय सदस्यों का, और निर्वाचन आयोग जब आधिकारिकता देगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किसको निकालना उनके पक्ष में हुआ या नहीं हुआ। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग समय चल रहा है। नेपाल में सियासी भूचाल शुरू हुआ है। अब आगे देखेंगे किस तरह से इसका नेपाल की राजनीति और सरकार पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज दास, लाइव अपडेट देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया है। लालू प्रसाद यादव को निमोनिया होने के बाद रिम्स प्रशासन ने उन्हें एम्स भेजने का फैसला किया। लालू प्रसाद यादव, जो कि भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं, रांची में इलाज के दौरान सीरियस होने के बाद से उनको एम्स में शिफ्ट करा दिया गया है। देर रात यहाँ पे एम्स में आने के बाद से अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इमरजेंसी के ठीक ऊपर ही सीसीयू वार्ड है, जहाँ पे उनका पूरा इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने तमाम तरह से उनकी पूरी टेस्टिंग की है। टेस्टिंग करने के बाद से पता चला है कि अभी तमाम जो वाइटल आए हैं वो सही नहीं है, अभी भी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, लेकिन मेडिकल बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया। मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद से पता चलेगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या क्या है, बीमारियां कहां तक हैं और क्या सही हो पाती हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टरों की जो टीम है, 8 सदस्यीय टीम, वो लगातार यहाँ पे इलाज करा रही है। ये वही डॉक्टर की टीम है डॉक्टर यादव की, जो 2018 में भी लालू प्रसाद यादव का इलाज करते हुए देखी जा रही थी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के पास मीसा भारती मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि 1 बजे यहाँ पर राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी आ सकते हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना की, लेकिन इसी बहाने तेजस्वी पर तंज भी कसा। जल्दी स्वस्थ हों। आप तो जानते हैं, पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ खबर लेते थे। जब हम खबर ले रहे थे, उनका जो देखने वाला व्यक्ति था
तो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया था, याद है ना 17-18 में परिवार का। तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबारी से मिल जाएगा। तो अब तो अखबार ही से और रिपोर्ट से मिल जाता है। तो हम लोगों की मेरी शुभकामना है कि यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उससे उनको फुर्सत मिले, छुटकारा मिले, ये चाहे। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन इरोड में राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान राहुल लोगों से मिले और उन्हें संबोधित भी किया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होना है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमलावर हैं। I am not a Tamil, but I understand, accept and respect the Tamil spirit and the Tamil culture. And I want to tell you here that I am not going to allow the Prime Minister and the BJP to disrespect the Tamil people, no matter what. Tamil Nadu used to be a manufacturing center, industrial sector, and that strength has been eliminated by the policies of Mr. Narendra Modi. And he thinks that just because he controls the government of Tamil Nadu, because he can blackmail the government of Tamil Nadu, he feels he can control the people. बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सुभाष चंद्र बोस के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते थे। आज देश के उस महानायक का अपमान किया है, उनकी शहादत का अपमान किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लगता है उनका ज्यादा सर्दी की वजह से और ज्यादा उपेक्षा जो भाजपा में उनकी हो रही है, उनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रह गया है। उनका ये कहना कि नेताजी की हत्या कांग्रेस ने कराई थी, वो भूल रहे हैं। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, कांग्रेस की सत्ता भी नहीं थी, कांग्रेस देश में सरकार भी नहीं बनाई थी। लेकिन जिन लोगों ने आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हें क्या मालूम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम की नारेबाजी से नाराज होकर ममता बनर्जी ने बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी के इस तेवर पर सियासी पारा गर्म है और बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अपनी गरिमा होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको देश ही नहीं दुनिया मानती है, उनके कार्यक्रम की एक गरिमा होती है। पर वहाँ पर राजनीतिक एजेंडा सेट करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी है। बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा स्वागत के लिए होता है। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। प्रहलाद पटेल जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। ममता जी आई तो भी जय श्री राम का नारा लगा। जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा अपमान हो गया। भाई जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना। ये उन्होंने आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग।
जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी ने दलील दी थी कि सरकारी कार्यक्रम में सियासी नारेबाजी ठीक नहीं है। गरीबों के लिए उनकी जन रसोई का 1 महीना पूरा हो गया है। उन्होंने एक और रसोई खोलने का ऐलान किया है। इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। से पहले भी ये सवाल पूछा गया था कि जब हमने शुरू करी थी कि ये कितने लंबे समय तक चलाएंगे, या आप खुद आके देखेंगे कि हम कितने लंबे समय तक चलाएंगे। और कोई चीज़ अगर मैं शुरू करता हूँ तो उसको रोकने के लिए या बंद करने के लिए शुरू नहीं करता। और ना हम कोई झूठे वायदे करते, ना मैंने अभी तक आपको ये बोला कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10, 15, 20 खोल देंगे। अगली रसोई हम जरूर खोलने जा रहे हैं। 11 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जिस दिन जन्मदिन है मयूर विहार जिले में, और सोच सिर्फ एक ही है कि इज्जत से खाना खिलाया जाए, और वो खाना खिलाया जाए हम खुद जो खा सकें। और जो अगर भूखे पेट में खाना जाता है तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई भी बात नहीं। 1 महीने हो गए, तकरीबन कितने लोगों ने ये जनहार का लाभ उठाया? देखिए, हफ्ते में 6 दिन चलती है और रोज़ यहाँ पर 600 लोग खाना खाते हैं। तो आप खुद अपने आप लगा लीजिए कि कितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। प्लस जो मयूर विहार जिले में खुलेगी वहाँ पर रोज़ 450 लोग खाना खाएंगे। तो 1000-1100 लोग अगर रोज़ आप खाना खिला सकते हो तो उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? क्योंकि झूठे वायदे करने तो मेरे को आता नहीं, ना मैंने इसके लिए राजनीति में कदम रखा है। मैंने सिर्फ राजनीति में इसलिए कदम रखा है कि मैं सच बोल सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, और यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी गणतंत्र दिवस परेड में परफॉर्म करने वाले एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे और उन्हें संबोधित किया, सुनिए। परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। उन्होंने वाकई बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। मास्क, कोरोना टेस्ट, 2 गज की दूरी, ये सब अब ऐसा लग रहा है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पहले जब फोटो निकालने जाते थे तो कैमरामैन कहता था स्माइल, अब मास्क के कारण वो भी बोलता नहीं है। साथियों, आप यहां देश के अलग अलग कोने से आए हैं। यहां देश के दूर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से आए साथी हैं। एनसीसी, एनएसएस के ऊर्जावान युवा भी हैं, और राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी, अलग अलग राज्यों का संदेश बाकी देश तक पहुंचाने वाले कलाकार साथी भी हैं। राजपथ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है। जब आप भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा जाता है। गोवा में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज समापन हो गया। एशिया के सबसे पुराने और देश के सबसे बड़े फेस्टिवल में कई शानदार फिल्में दिखाई गई। इस साल की शख्सियत का अवार्ड जाने माने अभिनेता विश्वजीत को मिला। फेस्टिवल में दिवंगत अभिनेता इरफान खान को याद किया गया और साथ ही इंडियन पैनोरामा फीचर फिल्म इस कैटेगरी में शामिल फिल्म आवर्तन को खूब वाहवाही मिली। जाने मानी कथक डांसर शोभना नारायण ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है और फिल्म गुरु शिष्य परंपरा और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और इसे दुर्गा सहाय ने निर्देशित किया है। दुर्गा सहाय ने बताया कि फिल्म का मकसद युवाओं को अपनी परंपरा और कला की जानकारी देना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने दोहरी मुश्किल खड़ी कर दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी जमकर हो रही है और इससे तापमान भी नीचे चला गया है। सोलन में जमकर बारिश हुई, साथ ही ऊंची जगहों पर बर्फबारी हुई। इसी तरह धर्मशाला में भी बर्फबारी से तापमान नीचे आ गया है।
मौसम में बदलाव जरूर आया है। पिछले 2 दिनों से लगातार थोड़ी थोड़ी छुट-पुट बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी का आलम बढ़ गया है। मेरे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने आग जलाई हुई है, और कुछ एक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दी कितनी है और कैसी ठंड है। क्यों बाबूजी, कितनी ठंड है इस बार? बहुत ज्यादा ठंड है। और 2 दिनों से कैसा मौसम है? 2 दिन से बादल हो रहे हैं, ठंड है। चलिए अब मुंबई ले चलते हैं वहां की कुछ न्यूज के लिए। मुंबई में इंडिया न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से पठान गैंग ड्रग्स का कारोबार चला रहा था। एनसीबी के छापे में इस ड्रग्स लैब का खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ने बड़े पैमाने पे ड्रग्स पाए, पिस्तौल पाई और कैश मनी पाई। जी हाँ, नूर मंजिल के बाहर हम खड़े हैं। ये वही मंजिल है जहाँ पे आरिफ बुजवाला रहता है, उसके फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी ड्रग बस्ट मुंबई के एनसीबी ने ड्रग का पूरा जो हम कह सकते हैं नेट है, उसको बस्ट किया एनसीबी ने। एनसीबी मैनहंट लॉन्च की है दाऊद के एड आरिफ बुजवाला को ढूंढने के लिए। हम आपको बता दें कि ये जो बुधवार के दिन जिस तरह से ये ड्रग लैब जिस तरह से बस्ट किया है, ये चिंकू पठान का पार्टनर आरिफ बुजवाला यहाँ पे चलाता था। आरिफ बुजवाला जो कि दाऊद इब्राहिम के का एड है, और चिंकू पठान जैसे कि सबको पता है ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये बुधवार के दिन जिस दिन रेड हुई उस दिन एस्केप हो गया। जब एनसीबी जिस तरह से बिल्डिंग में घुसी, वहाँ पे ऊपर जो आप कैमरास देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल कैमरास नहीं है, ये ह्यूमन मूवमेंट को डिटेक्ट करने वाला ऐसा इसमें सेंसर है। और उसी तरह से जो है सेंस करते हुए आरिफ बुजवाला एक जो उनका 5th फ्लोर में उनके आरिफ बुजवाला के फ्लैट्स है, और ये 4th फ्लोर से जो है एस्केप हो गए पीछे के डोर से। पीछे से जो है एक पाइपलाइन, एक सीढ़ियों की तरह एक स्कैफोल्डिंग था, उससे जो है वो भाग गए। और अब फिलहाल एनसीबी इन्हें जो है ढूंढ रही हैं। इस पूरे लैब में हमने देखा कि सिंथेटिक ड्रग्स यूज करते थे